हेलो स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं त्वरक सिद्धांत की मान्यताएं। पहली मान्यता क्या है कि उपभोग उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता की अनुपस्थिति। उपभोग उद्योग कौन से होते हैं? जिनमें उपभोग वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। अगर मान लो उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तभी प्रेरित निवेश होगा, तभी प्रेरित निवेश बढ़ेगा। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि आय में, उपभोग में या उत्पादन में परिवर्तन होने के फलस्वरूप निवेश में होने वाले परिवर्तन को त्वरक कहा जाता है। अगर उपभोग उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता की अनुपस्थिति है तभी निवेश बढ़ेगा। अगर पहले से ही उपभोग वस्तुएं का सरप्लस है, अधिक है, तो निवेश नहीं बढ़ेगा और त्वरक का सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो आपने ध्यान रखना है कि उपभोग उद्योगों में तो अतिरिक्त क्षमता यानी क्या कहेंगे इसको, एक्सेस कैपेसिटी है कि अनुपस्थिति है, मतलब नहीं है, तो त्वरक सिद्धांत लागू होगा। और थर्ड पॉइंट पर आइए, पूंजीगत उद्योगों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध। जैसे मान लो उपभोग उद्योगों में वस्तुओं की मांग बढ़ गई तो उनको मांग बढ़ाने के लिए हम प्रेरित निवेश करेंगे, प्रेरित निवेश बढ़ेगा। निवेश क्या होता है? जो पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च किया जाता है। अगर पूंजीगत वस्तुएं पहले उपलब्ध हैं तभी हम जो है प्रेरित निवेश बढ़ेगा। तो ये दो बातों का ध्यान रखना आपने कि उपभोग उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता की तो अनुपस्थिति हो, लेकिन पूंजीगत उद्योगों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध हो, यानी होनी चाहिए, तभी जो है त्वरक लागू होगा। और सेकंड पॉइंट देखिए, पूंजी उत्पाद अनुपात स्थिर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, पूंजी उत्पाद अनुपात अगर ज्यादा होगा तो त्वरक का मूल्य भी अधिक होगा, और पूंजी उत्पाद अनुपात कम हो जाएगा तो त्वरक का मूल्य भी कम हो जाएगा। तो एक समय त्वरक की अवधारणा का अध्ययन करते समय हम पूंजी उत्पाद अनुपात को स्थिर मान लेते हैं। अगर पूंजी उत्पादन अनुपात बदल गया तो त्वरक भी बदल जाएगा। आगे उपभोग, फोर्थ पॉइंट देखिए, उपभोग वस्तुओं की मांग स्थायी। अगर उपभोग वस्तुओं की मांग अस्थायी है, जब आपने पढ़ा है कि जब मांग बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती हैं, तो लाभ बढ़ता है, उस लाभ से प्रेरित होकर जो है प्रेरित निवेश होगा। लेकिन अगर मांग अस्थायी है, मांग अस्थायी का मतलब वो स्थिर नहीं है, मतलब लगातार बढ़ नहीं रही, तो प्रेरित निवेश भी नहीं बढ़ेगा। तो क्या मानते हैं कि उपभोग वस्तुओं की मांग स्थायी होनी चाहिए, तभी जो है निवेशक जो है निवेश करेंगे और त्वरक सिद्धांत लागू होगा। वित्तीय साधनों एवं अन्य आधानों की पूर्ति लोचदार। फिर है मतलब उनकी जैसे हम पूर्ति आधानों यानी पड़त साधन, वित्तीय साधन की पूर्ति का लोचदार, यानी उसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सके, लोचदार होनी चाहिए। उद्योगों में अनुकूल परिस्थितियां, यानी उद्योगों में परिस्थितियां क्या होनी चाहिए? अनुकूल होनी चाहिए। राजनीतिक शांति होनी चाहिए, हड़तालें नहीं होनी चाहिए, यानी अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए उत्पादन के लिए। फिर है विनियोगकर्ताओं की अनुकूल मनोवृत्ति। जो निवेशक हैं वो क्या होने? आशावादी होने चाहिए, निराशावादी नहीं, यानी अनुकूल मनोवृत्ति के होने चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि उपभोग वस्तुओं की मांग स्थायी है और मांग बढ़ रही है तो उनके लाभ बढ़े, कीमतें बढ़ेंगी, लाभ बढ़ेंगे, लाभ से प्रेरित होकर भी निवेश करेंगे। अगर वो पॉजिटिव सोचते हैं, उनकी अनुकूल मनोवृत्ति है, तो विनिवेश, तभी त्वरक सिद्धांत लागू होगा। तो उपभोग वस्तुओं की मांग स्थायी होगी तभी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये थे त्वरक सिद्धांत की मान्यताएं। अगर नेक्स्ट हम करेंगे त्वरक सिद्धांत की आलोचना, जो कि आपकी बुक में दिए, बिल्कुल इसके उल्ट पॉइंट लिखने हैं, वो आलोचना वो आप बुक में से पढ़ लेना। अब एक और टॉपिक है अधिगुणक की अवधारणा, जिसको सुपर गुणक भी कहा जाता है, या आपको सुपर मल्टीप्लायर, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मल्टीप्लायर, आपको ये लिखा था अधिगुणक की अवधारणा या सुपर गुणक की अवधारणा क्या है, इंग्लिश में द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मल्टीप्लायर। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स स्टूडेंट्स।